गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को गति दे रहे होंगे। 12 तारीख बहुत पास में है, एग्ज़ाम है। तैयारी को और स्पीड से करें। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से एक नई वैकेंसी भी आई हुई है, जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति कह सकते हैं। तो जो लोग नेट क्वालिफाई हैं वो भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपसे मिलेंगे आज एक नए वीडियो के साथ में। तो नया वीडियो आज, या नई जो आपके पास वीडियो है, वो सल्तनत काल पर ही है। और सल्तनत काल पर ये अंतिम वीडियो होगा जिसमें हम सल्तनत प्रशासन पर बल देंगे। उसके बाद कला पर बल होगा, और अगर समय बचता है आज तो हम राज्य, अन्य प्रांत जो बने या चल रहे थे, अन्य राजवंश, यानी सल्तनत के अलावा भारत में और क्या चल रहा है उस समय, यानी 1206 से लेकर 1526 तक भारत में और क्या चला उस समय, वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, प्रश्न बनते रहे हैं। जनरली ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक है इस सेक्टर से, तो इग्नोर ना करें, तैयार करें इसे। चलिए, किसी भी राज्य का प्रशासन पढ़ना हो तो सबसे पहला प्रश्न उसमें राज्य, जो केंद्रीय प्रशासन है वहां से बनता है। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में सामान्यतः जो मेन प्रशासन है, राजा और उससे संबंधित, राजा और उससे संबंधित प्रशासन जो है, वो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें भी जो सल्तनत पीरियड है, चूंकि भारत में पहली बार आया था इस तरह का प्रशासन, तो उन्होंने, प्रश्न आप समझ सकते हो कैसे पूछे जाएंगे, कि विभिन्न प्रकार के विभागों का निर्माण किया था। अब कौन सा विभाग का काम क्या था, डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री का, और किसने इसे बनाया था या बिल्ड किया था, तो ये प्रश्न आपसे बनेगा। बिल्ड मतलब किसने उसे सेटअप किया, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फिर राज्य प्रशासन से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, एक से दो प्रश्न बनेंगे ज्यादातर, तो राज्य प्रशासन भी है। और केंद्रीय प्रशासन में ही दूसरा विषय जो आता है वो हमें देखना होगा, वो है सैन्य प्रशासन का। यद्यपि वो इसी का मुख्य भाग है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग से पूछा जाता है। सैन्य प्रशासन, किसी भी राज्य का केंद्रीय प्रशासन हमेशा राजा और संबंधित विभाग, तो राजा का संबंधित विभाग सैन्य भी है, राजा का संबंधित विभाग राजस्व भी है ना, न्याय भी होता है, वो भी देखना होगा आपको। उस समय न्याय, विधायिका और कार्यपालिका तीनों राजा के नियंत्रण में होती हैं। आज तो विभाजन होता है कार्यों का, लेकिन उस समय तीनों चीजें, तो सब कुछ केंद्रीय शक्ति किसके हाथ में, राजा के हाथ में। मिलिट्री भी, रेवेन्यू भी और न्याय भी, चाहे वो धर्म संबंधी न्याय हो या सिविल विषय का न्याय हो, सब पर यही कानून, राजा का कानून चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है, बस आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी इस दृष्टिकोण से मैंने सैन्य प्रशासन को थोड़ा अलग से रखा है। ठीक है, तो जो राजा ताकतवर है उसका प्रशासन ज्यादा मजबूत होगा, या वो राजा ज्यादा मेहनत करेगा चीजों को सेटअप करने में, है ना। तो निश्चित रूप से आप कहानी सारी पढ़ चुके हैं लगभग, तो उन्हीं कहानियों से कुछ कुछ आप प्रश्न आपके लिए प्रशासन संबंधी पूछ लिए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न, राजा की मंत्री परिषद किसको क्या कहते थे, या राजा की सलाहकारी परिषद को क्या कहते थे। आज भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, तो उसमें उसमें भी राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो राजा की मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या सलाहकारी परिषद को मजलिस, मजलिस ए खलबत कहते थे, खलबत। ठीक है, तो मजलिस ए खलबत क्या है, राजा को सलाह देने वाली संस्था है। ये प्रश्न आपका पहला बनेगा। दूसरा प्रश्न है कि इस मंत्री परिषद में मंत्री तो कई तरह के हैं, लेकिन चार महत्वपूर्ण मंत्री हैं। कितने,
4 अति महत्वपूर्ण हैं और बाकी अन्य हैं। शेष क्या हैं? अन्य मंत्री हैं। तो 4 महत्वपूर्ण मंत्रियों को देखिए। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वजीर, ठीक है। उसके बाद सबके आगे, नाम के आगे दीवान लगा दो, बाकी सब कॉमन रहेगा। तो दीवाने आरिज या अर्ज, बताया था मैंने बलबन की देन है ये। तो ब्रैकेट में आपको नाम भी लिखते जाना, जिससे क्या हो जाएगा, बिल्ड करने वाले का काम आ जाएगा। तो बलबन आपको याद होना चाहिए। तो दीवाने आरिज, ठीक है, वजीर, ये 2 पहले महत्वपूर्ण पद हैं। ऐसे ही कृषि विभाग को देखा जाए तो दीवान ए अमीर को ही, अमीर को ही, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के देन है, ठीक है। चलिए, तो इन 2 को लिखिए, 3 को लिखिए, दीवान ए आरिज या अर्ज, अमीर को ही। जैसे मैंने कहा, काम भी देखना चाहिए। तो आज के हिसाब से इनका काम अगर देखोगे तो ये आज का पीएम है। अगर राजा राष्ट्रपति है तो ये सब क्या हो, ये पीएम है, यानी सबसे महत्वपूर्ण मंत्री का पद ये है। दीवान आरिज माने मिलिट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है। अमीर को ही कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। क्या है? अमीर को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और देखिए, दीवान ए इंशा, और लास्ट है दीवान ए रसातल, रसातल, RASATAL, दीवान ए रसातल। तो दीवान ए इंशा और दीवान ए रसातल क्या हैं, इनको भी लिखिए। तो दीवान ए इंशा बेसिकली पोस्टल डिपार्टमेंट है, या विदेश मंत्रालय भी संभालता है व्यक्ति, ठीक है। चलिए, जैसा मैंने कहा, समय समय पर राजाओं ने नए विभाग बनाए हैं, तो उनसे प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न 2 बन गए हैं। दीवान आरिज बलबन का है, दीवान अमीर को ही। लेकिन एक महत्वपूर्ण राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी भी है, तो उसके भी कुछ विभाग होने चाहिए, तो उसके विभाग भी लिख लीजिए, ठीक है। उसका विभाग है, जो अन्य विभागों में आप लिख सकते हैं। अन्य विभागों में लिखिए, यहां से लिख लेते हैं इसे, दीवान ए रियासत, डा पे बड़ी की मात्रा आएगी, दीवान ए रियासत। याद है क्या काम कर रहा था ये? रेवेन्यू को संभाल रहा है ये व्यक्ति, राजस्व को संभाल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने ही सबसे पहले भूमि की पैमाइश की, ठीक है। कल मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया है, दीवान ए रियासत का आपको जवाब देना है, ठीक है। फिर मैंने बताया था उसने एक विभाग और बनाया जो टैक्स लेकर आता था। कौन सा टैक्स? खराज। तो मुस्त खराज। तो रेवेन्यू का काम कल से ही हम लाए, पिछली क्लास से देख रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा कर रहा है पानी रेवेन्यू या राजस्व का काम? अमीर अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली याद हो जाना चाहिए कि रेवेन्यू के काम में सबसे आगे कौन रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने वाला व्यक्ति एकमात्र था, तो जाहिर सी बात है उसके नाम पर ही चलना चाहिए। बलबन ताकत डेवलप करना चाहता है, ताकतवर बनना चाहता है, तो सेना को बना रहा है। इतना ज्यादा किसानों पर टैक्स लगा दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किसानों की कमर टूट गई। किसानों की कमर टूट गई तो उस कमर को सीधा किसने किया? तो अलाउद्दीन के बाद आए मिस्टर MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो उन्होंने कृषि को ठीक कर दिया। तो यही 4 डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 या 5 हैं, तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये केंद्रीय प्रशासन में जो मुख्य प्रश्न बने हैं वो यही हैं। और भी हैं, जैसे अब चूंकि राजा को हम सुल्तान कह चुके हैं यहाँ पर, और सुल्तान का मतलब खलीफा का अप्रूव्ड आदमी। लेकिन कल प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, कुछ लोग ऐसे हैं जो खलीफा को महत्व नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन ने की। लेकिन परमिशन जरूर लेता है, फिर भी अनुमति तो ले ही रहा है खलीफा से। महत्व भले ही धर्म को नहीं देता, लेकिन अनुमति प्राप्त करता है। तो थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन इसको पीक पर किसने पहुंचा दिया? मुबारक शाह खिलजी ने खुद को ही खलीफा कह दिया।
बाकी सब खलीफा की बात मान रहे हैं और सुल्तान कह रहे हैं अपने आप को, ठीक है। खिज्र खां, एक व्यक्ति और आएगा बीच में। तो खिज्र खां जैसे लोगों ने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा है। तो एक प्रश्न ये है कि सुल्तान, बाकी तो सामान्य बात है, सुल्तान कौन नहीं है या वो कौन है, तो सारे ही सुल्तान हैं। लेकिन कुछ सुल्तानों के साथ ये समस्या है कि अपने आप को सुल्तान नहीं मानते, लेकिन लिखते भले ही है। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ खलीफा का समर्थन नहीं कर रहे हैं या खलीफा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते। कुछ लोगों को लगता है खलीफा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को याद होगा आपको, कभी उसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। जबकि एक व्यक्ति और है, ठीक है, खिज्र खां, इसने भी कहा कि मुझे आप सुल्तान मत कहिए, क्या कहिए, रैयत ए आला कहिए, रैयत ए आला। तो क्या ये खलीफा का समर्थन नहीं कर रहा है? ये खलीफा से ज्यादा किसी और व्यक्ति को समर्थन दे रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है, रैयत ए आला। क्लियर है? किसको? ये तैमूर का पुत्र है शाहरुख, उसका प्रतिनिधि मानता है अपने आप को। शाहरुख कौन है? तैमूर का पुत्र है। और तैमूर के पिताजी कौन है? आपको पता ही है, माताजी करीना कपूर और पिताजी सैफ अली खान, दादी शर्मिला टैगोर। तो उन्हीं के पुत्र हैं शाहरुख, और ये अपने आप को शाहरुख का रिप्रेजेंटेटिव मानता है, इसलिए अपने आप को रैयत आला कहता है। तो ये तो कभी नहीं पूछेगा कि कौन सुल्तान कहता था अपने आप को, क्या पूछेगा कि सुल्तान कहने में किसने संकोच महसूस किया है, किसने खुद को सुल्तान कह दिया है। तो मुबारक सा खिलजी जैसे प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो ये है आपका केंद्रीय प्रशासन से संबंधित लगभग प्रश्न संख्या 15 हो गई होगी आराम से। हाँ, 15 के आसपास प्रश्न आपको अब आपके पकड़ में आ जाने चाहिए। वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने कहा था कि न्याय विभाग भी था उस समय, जस्टिस। तो न्याय का काम लोकल लेवल पर सद्र देखता था। सद्र उस सुदूर, तो सद्र पूछा जाता है, SADRA। बाकी अंतिम मुखिया तो राजा ही है, ठीक है। तो सद्र नाम पड़ता था जो न्याय विभाग को देखता था, ठीक है। लोकल लेवल पर काजी देखता था। काजी भी क्या करता था? सद्र तो है कि सिविल केसेस भी देख लेगा, काजी धार्मिक मामलों को देखता था। धर्म के मामले में अगर कोई इशू है, खासकर इस्लामिक लोगों की भी झगड़ा हो अगर हो रहा है, तो काजी फिर उसे लीड करता था, काज चलता, ठीक है। तो समझा जा सकता है इसे। चलिए, इससे ज्यादा प्रश्न मैं आपको नहीं कराने वाला इसमें, क्योंकि प्रश्न पूछा नहीं जाएगा उससे ज्यादा आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे नाम अभी कुछ अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन धीमे धीमे आपको आदत पड़ जाएगी इन सब की। तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ऐसी कोई खास समस्या नहीं होगी आपको। तो ये मैंने आपको पक करा दिया केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। अब देखिए राज्य को क्या कहते हैं। तो राज्य प्रशासन में राज्य को ही पूछा जाएगा क्या कहा गया है। तो आप चाहें तो लिख लीजिए राज्य को। मैंने पहले भी बताया था इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश क्या कहा था? इक्तादारी व्यवस्था का जन्मदाता। तो मैंने बताया था राज्य को क्या बोला गया बाद में? इक्ता बोला गया। तो इक्ता का मालिक इक्तादार हो गया, ठीक है। ऐसे ही शिक, तो शिक कौन है? ये तो राज्य हो गए। तो शिक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो शिकदार हो गया इसका हेड। यही 2 प्रश्न आपके राज्य प्रशासन से काम आते हैं। हाँ, कई बार इक्तादारों को वली भी कहते थे, वली या नायब। नायब माने रिप्रेजेंटेटिव या उप राजा। तो मुख्य राजा सुल्तान हो गया, और उसका उप प्रधानमंत्री होता है, जैसे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वाइस। तो नायब का मतलब वाइस हो गया। तो वली भी कहा गया और उसे नायब भी कहा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब
सल्तनत काल की कला के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपको सल्तनत काल की कला के बारे में बात करनी है तो 3 हेडिंग्स में से तैयार कर लीजिए। चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में चर्चा हुई है, तो रिवीजन भी हो जाएगा और एक साथ आप इसे अगर इस समय की आर्ट को तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले बिल्डिंग्स देख लीजिए, और बिल्डिंग्स में मकबरा सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। मकबरा यानी डोम, फिर कुछ महल भी हैं, एक दो ही प्रश्न बनेंगे यहाँ से। मकबरा, महल और मस्जिदें। मस्जिद, मॉस्क, ठीक है। तो ऐसे रटिए तो थोड़ा सा आसान रहेगा, मेमोरी में बना रहेगा कुछ डेटा आपके लिए। चलिए, तो आपको मैंने बताया था आईटीएस पढ़ाते समय, इल्तुतमिश को पढ़ाते समय क्या बताया था कि इस्लामिक पहला मकबरा दिल्ली में अपने बेटे की याद में बनाया इस आदमी ने, बताया था। तो वहां से नोट कर लें इसे। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं, दिल्ली में भी कहाँ बना? सुल्तानगढ़ी में। और मैंने कहा था कि पहला टर्क है, चूंकि सारे टर्क है ना, तुर्क हैं, तो पहला तुर्क मकबरा भी है। ये पहला सुल्तानगढ़ी में है, दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में। अब सुल्तानगढ़ी में नाम तो आ रहा है ना सुल्तान, यानी सुल्तान जहाँ रहा होगा वही अपने उस बेटे को दफनाया होगा, तो सुल्तान के घर के आसपास सुल्तानगढ़ी पड़ेगा। वहीं अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद को दफना दिया था। तो पहला तुर्क शैली में बना हुआ। तो जब हम कहते हैं तुर्क पहला है तो इसका मतलब क्या है? तुर्क स्टाइल में, समझ गए बात को? तुर्क स्टाइल में बना हुआ पहला मकबरा, डोम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी केवल नॉलेज के लिए। किसके काल को मकबरों का काल कहा गया है? पीरियड ऑफ डोम, मकबरों का काल। मकबरों, मकबरों का मतलब सिमेट्री या ग्रेवयार्ड, मकबरों का काल कहा जाता है। तो लोधी डायनेस्टी को क्या कहते हैं? मकबरों का काल भी कहा गया है। लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है, याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। तो दो ही प्रश्न काम के हैं यहाँ पर। महल देख लीजिए, एक ही प्रश्न बनेगा क्योंकि बहुत महल बने नहीं है। 1000 सितून, सितून माने खंबे, 1000 माने 1000, 1000 सितून पैलेस यानी 1000 खंबों वाला महल, खंबा, 1000 खंबों का महल, ठीक है, 1000 खंबों का महल, ये बनेगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। सितून माने खंबे, तो 1000 खंबों पर टिका हुआ महल ऐसा माना जाता है। अब आइए मस्जिद पर, चर्चा पहले कई बार हो चुकी है, आप भी देख लीजिए, है ना। तो मस्जिद पर आप सबसे पहले कुतुब मीनार, तो मीनार माने आर्क होता है, ठीक है। कुतुब माने वैसे दिशा होता है, दिशा या ऊंचाई, इस तरह की चीजें। क्यों बनाई गई थी? तो माना जाता है कुतुब मीनार बेसिकली मस्जिद तो नहीं है, लेकिन बनाई गई थी नमाज पढ़ने के लिए या अजान देने के लिए। ऊंचा इसलिए ऊंचाई बनाई गई कि ऊंचाई पे चढ़ के क्या कर सके, आसपास के लोगों को नमाज के लिए बुलाया जा सके, तो उसे अजान कहते हैं। तो नमाज और अजान के लिए ये बनाई गई है, ठीक है। आप जानते हैं इसको। 5 मंजिल की है, क्वेश्चन बन चुके हैं कई बार। कुतुब मीनार से पहला प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न, कितने बिल्डिंग माले हैं इसमें? 5 फ्लोर हैं। तीसरा प्रश्न है कितने मीटर की हाइट है? 375 मीटर हाइट इसकी मानी गई है। सब डेट सॉरी मैं मीटर कह रहा हूँ, 375 स्टेयर हैं, सीढ़ियां हैं, तो 375 सीढ़ियों से बना हुआ है। और आप जानते हैं कि ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में, जो कि सूफी संत हैं, उनकी मेमोरी में ये बनाई गई है। ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में बनाई गई है, ठीक है। तो ये डेटा भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। समय समय पर सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है।
तो कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको 3 लोगों का नाम पहले बता चुका हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जुड़ा है, इल्तुतमिश का नाम जुड़ा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी भी मैंने आपको बताया, इन सब के नाम इससे जुड़े हुए हैं। एमबीटी का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो बाद के लोगों ने इसे रेनोवेट कराया है और शुरुआत के लोगों ने इसे फाउंडिंग और फिर फ्लोर्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं जो जुड़े हुए हैं किससे, कुतुब मीनार से। 2 लोग और जोड़ लीजिए, फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, और एक नाम और सिकंदर लोधी का। तो कुछ ना कुछ इन्होंने हवा से गिर गया या बिजली से गिर पड़ा तो उसको फिर से रेनोवेट करा दिया, खड़ा करा दिया। ठीक है, तो ये आप लिख लें। इसके बाद आप लिखेंगे कि हम्म, इसका पत्थर कैसा है, तो रेड स्टोन में है। दिल्ली में जो भी बनेगा वो कैसे पत्थर का होगा, आंख मूछ के लगा देना, लाल पत्थर का होगा, क्योंकि राजस्थान पास में है तो वहां से क्या आएगा, रेड स्टोन आएगा। बुंदेलखंड भी पास में है तो वहां से क्या आएगा, रेड स्टोन आता है। तो रेड स्टोन के इलाके में है तो रेड स्टोन ही यूज होगा हर जगह पर। ठीक है, बाकी मैं आपको कुछ बिल्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक की बता चुका था मस्जिदों में ही। जैसे आपको याद होगा दिल्ली में एक मंदिर तोड़ा था, है ना, जैन मंदिर, और अजमेर में क्या तोड़ा था, एक सरस्वती मंदिर। और इन दोनों को तोड़कर क्या किया उसने, यहाँ पर मस्जिदें बनवा दी हैं। तो किसको ये, कहाँ पर 2.5 दिन का, 2.5 डे का हट बना हुआ है। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा सरस्वती मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर रिलेटेड आर्ट अब आपकी तैयार है। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, एक किला भी मैंने आपको लिखाया था, याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, सीरी फोर्ट, याद है। तो सीरी फोर्ट भी बना है, और अलाई दरवाजा भी मैं आपको लिखा चुका हूँ, अलाई गेट, ये सब अलाउद्दीन के समय में बना हुआ सॉरी, अलाई गेट दरवाजा, ये भी मैं आपको लिखा चुका था। तो सीरी फोर्ट, अलाई दरवाजा और हौज खास, कल की क्लास है, इवनिंग वाली क्लास में आपको मैंने लिखाया था लाइव क्लास में। हौज खास, हौज माने तालाब, और खास माने रॉयल फैमिली के लोगों के लिए बना हुआ तालाब। तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी के समय में है। तो हर राजा कुछ ना कुछ अपने समय बनवाता रहा है। वैसे डेटा बहुत ज़्यादा था ये, लेकिन बहुत सिलेक्टिव होकर मैंने डेटा उठाया है ये, इससे कि आपको वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें अब प्रशासन के साथ साथ आर्ट, और बेसिकली आर्ट ही माने, कल्चर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ याद रखिए केवल, मैंने जो आपको लिखा दिया था, और वो थे तूतियाई हिंद अर्थात अमीर खुसरो के बारे में। बाकी शब्द थोड़े अटपटे से हैं, जैसे खजाइनुल फतू लिखता है, आशिका लिखता है। तो खजानुल फतू बेसिकली उसने अलाउद्दीन खिलजी की विजय, विक्ट्रीज के बारे में बताया है। आशिका में खिज्र खां और देवल देवी की लव स्टोरी है। तो वही प्रश्न ठीक है, बाकी प्रश्न की भाषा थोड़ी टफ सी है, तो मुझे लगता है नहीं कि महत्वपूर्ण भी, और इतनी आसानी से आपको याद भी नहीं होगा। खैर, बातों बातों में सेना छूट गई है, तो एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बात और कर लेते हैं। सबसे अच्छा प्रश्न है वो ये है कि सेना के 3 अंग होते थे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, तीनों से छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो घुड़सवार सेना है, एक पैदल सेना है, और एक गज यानी हाथी की सेना है, हाथियों पर चलने वाली सेना है। क्वेश्चन बनता है सबसे महत्वपूर्ण सेना, मैंने कल भी इशारा किया था, घोड़े महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं घोड़ों के लिए सुधार किसने किए है, अलाउद्दीन खिलजी। कल बताया था मैंने क्या शुरू किया था, घोड़ों को पंच करना शुरू किया था, यानी घोड़ों को दागा, उसने मार्क कर दिया था। दूसरा, घोड़ों के लिए से अस्पा और दो अस्पा, यानी एक घोड़ा और 2 घोड़े वाले सैनिकों की व्यवस्था की थी। तो सब घुड़सवार। इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण सेना कौन सी हुई अलाउद्दीन के लिए, क्योंकि तेज चलना है, फास्ट जाना है ना, पूरा संसार जीतना है। तो पूरा संसार तभी जीतेंगे जब घोड़े आपके पास अच्छी नस्ल के होंगे और घोड़े वाली सेना होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण सेना घुड़सवार सेना। पैदल सेना को कई जगह पाइक शब्द भी दिया गया है। तो कहा जाता है पाइक शब्द किसके लिए यूज हुआ यहाँ पर,
घोड़ों जो इन्फेंट्री होती थी, पैदल सेना, उसको लिए पाइक शब्द का प्रयोग भी किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, बस वही लिखिए कि सेना का संगठन कैसे किया गया। तो सेना का संगठन दशमलव प्रणाली पर, दशमलव, रटिए इसको, समझाने में समय चला जाएगा, इसलिए आप केवल इतना रखिए डेसिमल सिस्टम, लेकिन चलो समझा देता हूँ क्योंकि फिर ऐसे तो याद भी नहीं होगा बिना समझाए। तो दशमलव डेसिमल सिस्टम क्या होता है, जैसे आज भी आर्मी में होते ही हैं कि नीचे सैनिक होगा, है ना, तो सैनिक होगा तो 100 सैनिक मिलकर ऊपर एक सूबेदार होता है, जैसे एक रफली बना रहा हूं मैं, तो है ना, 100 सैनिक के ऊपर एक सूबेदार हो गया, तो एक सूबेदार किस में कन्वर्ट होगा, 10 सूबेदार होंगे, 10 सूबेदार के अपना एक कैप्टन या कर्नल जो भी होते होंगे वो हो जाते हैं, तो 10 कैप्टन पर एक कर्नल हो गया, तो 10 कर्नल के ऊपर एक ब्रिगेडियर हो गया, तो ये डेसिमल है बेसिकली। तो एक डेसिमल के जितने आगे पीछे जीरो लगे होंगे, है ना, उतने के ऊपर एक मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल सिस्टम पर काम करता रहा है। तो सामान्य सा प्रश्न है लेकिन बनता है, लोग गलत कर देते हैं। तो सैन्य प्रशासन से लगभग 4 से 5 प्रश्न थे, वो आपके अब तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, लगभग मुझे लगता है 40 के आसपास प्रश्न तैयार हो गए हैं आपके। अब बात करते हैं उस समय के प्रांतीय प्रशासन की, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझ लो पहले क्या है। प्रांतीय राजवंश लिखो, ऐसा ठीक रहेगा। स्टेट डायनेस्टीज मतलब पिछले कुछ क्लासेस में हमने केवल किसको पढ़ा है, सल्तनत और सुल्तान को पढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि पूरे भारत पर कब्जा तो है नहीं इन सब का। तो बाकी भारत में जिन पे इनका कब्जा नहीं है, उस जगह पर भी कुछ लोकल स्टेट्स सामने आए। जैसे कल मैंने आपको सिकंदर लोदी के बारे में बताया था कि सिकंदर लोदी ने क्या किया था, जौनपुर को मिलाया। इसका मतलब जौनपुर क्या हुआ, एक प्रांतीय राजवंश हो गया। समझ गई कहानी। यानी सल्तनत पीरियड से अलग भारत के छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे स्टेट्स भी हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर प्रांतीय राजवंश या स्टेट डायनेस्टीज कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको लिख ही दिया है, जौनपुर है। जौनपुर को मैंने कल क्या लिखा था, पूर्व का शिराज कहते हैं, और शिराज कहने का रीजन भी बता दिया। कल्चर के दृष्टिकोण से जो शहर विकसित होते हैं, जैसे कि यूरोप का शहर सिराज विकसित था, तो वैसे ही जौनपुर भारत में यूपी में पड़ता है, पूर्वांचल में, गोरखपुर के दाएं बाएं घूम जाएंगे लखनऊ गोरखपुर बेल्ट में, तो आपको ये जौनपुर मिल जाएगा। ठीक है, तो पूर्व का सिराज कहा गया। जैसे किस वंश का शासन था, तो शर्की वंश का शासन है। ठीक है, और इन शर्कियों ने वहां की जामा मस्जिद बनाई। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक मस्जिद है ये जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद यहाँ जहाँ जुमे की नमाज जो भी हो, ऐसा कहा जाता है संभवतः। ठीक है, तो जौनपुर हो गया। अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं, पूर्व की ओर और चलेंगे तो हमें बंगाल भी मिलेगा, तो वहां से कोई प्रश्न ऐसा है नहीं। पश्चिम की ओर चलेंगे, वेस्ट की ओर, तो राजपूताना प्रश्न बनेगा। और राजपूताने में मैंने कल आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय करा दिया है सब कुछ। कौन कौन है मैंने बताया था, सवाई माधोपुर यानी रणथंबोर बताया था, राणा हम्बीर देव रणथंबोर, और बताया था चित्तौड़। इससे आप प्रश्न की जरूरत है नहीं यहाँ पर। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, रानी पद्मिनी, वो कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, तो जरूरत नहीं है। तो सिराज ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर आपको देता है, तो वो आपका अब तैयार है। ठीक है, तो भारत के, अगर मैं भारत का मैप बना दूं, और आपको भी बनाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ये मैप बनाता हूं, तो उस समय के हिसाब से सल्तनत का हिस्सा काफी कुछ कब्जे में है, दक्षिण भारत भी कब्जे में उनके में। तो रेड कलर सारा सुल्तानों के लिए है। अब कुछ सॉरी ग्रीन, रेड कलर को देखते हैं कि राजपूताने का कुछ हिस्सा आता जाता रहा है सुल्तानों के पास, कभी आया कभी निकल गया, इस तरह से प्रश्न बनता है। ठीक है, जौनपुर शुरुआत में आजाद था, लेकिन बाद में आपने देखा सिकंदर लोदी ने भी अंदर ले लिया इसको। सेम स्थिति बंगाल की थी, शुरू में आजाद था लेकिन बाद में अंदर आया, फिर बाहर निकल गया, ये भी देखना है। दक्षिण भारत में आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने क्या किया था, देवगिरी मैंने आपको पढ़ाया था, तो देवगिरी को कब्जे में ले लिया है, लेकिन इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, मतलब शासन करता रहे, बाकी टैक्स और पैसा देता रहेगा वो।
फिर मैंने आपको वारंगल कराया था, जहां से उसको क्या मिला है, कोहिनूर हीरा मिला है। तो ये 2 स्टेट भी हैं जो उसके नियंत्रण में हैं। लेकिन इसके अलावा भी, या अलाउद्दीन खिलजी के बाद सल्तनत काल उतना ताकतवर नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी व्यक्ति है ऐसा जो लास्ट में यहाँ तक कब्जा लेगा। धीमे धीमे जैसे जैसे राजा आगे बढ़ेंगे, उनकी ताकत, सुल्तानों की ताकत कम होगी, और अधिकांश जो रेड मार्क में लगा रहा हूँ ये क्या है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा जब एमबीटी की बात करूंगा तब। ठीक है, तो यहाँ से कुछ प्रश्न अब तैयार हैं। तो आपको लिखना है सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंशों में दक्षिण का राजवंश, दक्षिण के राजवंश। टॉपिक समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये तो नॉर्थ के हो गए, राजपूताना, पूर्व में जौनपुर और बंगाल। अब दक्षिण भारत को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी में एक दिशा ग्रीन से लिख रहे थे तो ग्रीन लेते हैं, दक्षिण भारत ले लेते हैं। याद रखना सब, कब है ये, अलाउद्दीन खिलजी के बाद का विकास हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद के विकास में यहाँ पर बहमनी साम्राज्य का जन्म हुआ है। बहमनी साम्राज्य, बहमनी एम्पायर। तो इसके लिए मुझे अलग स्लाइड लेनी पड़ेगी, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो हेडिंग बनेगा बहमनी, BHMANI, बहमनीज, बहमनी डायनेस्टी। तो थोड़ा सा शुरुआत में लिखिए, बाकी डिटेल में पढ़ना है अभी। बहमनियों का संस्थापक क्या है, हसन गंगू नामक व्यक्ति है। हसन गंगू, हसन गंगू एक मुख्य रोल प्ले करता है इसके लिए। इसका नाम है अलाउद्दीन हसन बहमनसा। तो अलाउद्दीन हसन में से हमने क्या ले लिया है, हसन गंगू ले लिया है। पूरा नाम क्या होगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो बहमन से ही क्या बना है, बहमनी बना है। बस इतना क्वेश्चन यहाँ आपको काम का है। कालांतर में हसन गंगू जब कमजोर हुआ तो ये एम्पायर भी कई टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, उससे पहले देखिए कि राजधानी क्या रखी है इसने, हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई है। याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको बहमनी याद रखने हैं, पहला प्रश्न तैयार करना ही है। और अगर बहमनी तैयार तो अब आप आगे चलेंगे। बाद में ये साम्राज्य कई हिस्सों में बट जाता है। तो यहाँ से प्रश्न कंफर्म मान के चलिए, मध्य भारत में सुल्तनत पीरियड में ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन एक क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो मैंने कितने पार्ट किए, ठीक है 4 पार्ट किए हैं। यानी बहमनी साम्राज्य के कितने हिस्से हुए हैं, 4 हिस्से हुए हैं। चारों को आप अच्छे से लिखिए और रटिए, ये रटना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ कोई विकल्प नहीं है। तो सबसे पहले जो गुलबर्गा था वही टूटा, यानी गुलबर्गा वाला हिस्सा अलग हुआ, गुलबर्गा। ठीक है, फिर है दौलताबाद, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है उस समय का दक्षिण का। दौलताबाद के बाद बरार, और बरार के बाद बीदर। इन चारों को आप रटिए अच्छे से। ठीक है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। दौलताबाद को तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, ये बीजापुर राज्य है। यहाँ बाद में कौन सा राज्य आएगा, यहाँ पर बीजापुर राज्य आएगा। गुलबर्गा में कौन सा राज्य बनेगा, बीजापुर राज्य बनेगा। ठीक है, दौलताबाद में क्या बनेगा वो भी देखिए, गोलकुंडा। एक मिनट, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, दौलताबाद में लिखिएगा कुतुब शाही। कुतुब शाही, कौन सी डायनेस्टी आई है, कुतुब शाही। तो कुतुब शाही नाम क्यों पड़ेगा, क्योंकि फाउंडर का नाम क्या है, कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो ये एफ लिख दे रहा हूँ, एफ का मतलब फाउंडर है यहाँ पर। ठीक है, तो कुली कुतुब शाह के नाम पर क्या नाम पड़ा, कुतुब शाही नाम पड़ा। ठीक है, बरार में देखिए इमाद शाही, इमाद। तो सबके नाम के आगे राजा का नाम या उसके कास्ट या समझिए वो नाम लिखा हुआ है। तो इमाद शाही, इमाद शाह के नाम से बना है। ठीक है, और बीदर में लिखिए, बीदर में लिखिए बरीद शाही।
ये पेयर हजारों बार रिपीट हो चुका है कि कौन सा एम्पायर, कौन सा व्यक्ति बहमनियों में 4 भागों में बटा तो राजा बनता है, संस्थापक बनता है। ये सब फाउंडर्स स्टेट्स हैं या फाउंडर डायनेस्टीज हैं। ठीक है, मैं पूरा नाम जानबूझ के नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि यही याद करने में आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पेयर तैयार करना है, बीजापुर, गुलबर्गा, कुतुबशाही, दौलताबाद या गोलकुंडा। ठीक है, तो चूंकि इसकी राजधानी गोलकुंडा है इसलिए मैंने पहले गोलकुंडा भी लिखा था। ये राजधानी, ये जगह का नाम हुआ और ये है वंश, तो डायनेस्टी फाउंडर ये है कुतुब शाह। ठीक है, यहाँ डायनेस्टी नहीं आई, यहाँ पर केवल नाम आया है, तो यहाँ पर भी नाम ले लो। फाउंडर कौन है? अली आदिल शाह, तो आदिल शाही डायनेस्टी है, आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाही वंश। तो जगह पूछेगा, राजधानी पूछेगा, फाउंडर पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, आपको बताना ही है। बरार अपने आप में जगह है और वंश का नाम हो गया इमाद शाही। बीदर अपने आप में जगह है तो वहाँ वरीद, ये 2 व्यक्ति हैं, ये फाउंडर है, ये भी फाउंडर है, ये फाउंडर है, और कुली कुतुब शाह भी फाउंडर हैं। तो फाउंडर के नाम पर ही अधिकांशतः डायनेस्टीज बनी हैं। याद रखिएगा, याद रखना ही है, अन्यथा क्वेश्चन गलत होगा। जैसे मैंने बता दिया, हर बार ऑलमोस्ट ये पेयर पूछे गए हैं इनसे जोड़ जोड़ के। तो रटें या जो भी करना है, सर के बल खड़े हो जाइए, लेकिन कुछ करिए, रटिए, समझिए, जो भी ठीक लग रहा है करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए समय लगभग हुआ है आप लोगों का अभी 37 मिनट है ना। तो मुझे लगता है कि 37 मिनट में इजीली आपके 50 क्वेश्चंस तैयार हैं टोटल मिलाकर। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी मुश्किल होगी, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है। ट्रिक बना सकते हैं अगर आपको याद करना है तो। मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हुई हैं अपने लिए, आप भी बना सकते हैं। जैसे आदिल में दिल निकाल लिया, तो दिल का साइज कैसा है? बीज, बीजापुर से क्या ले लिया? बीज। तो दिल कैसा है? बीज के शेप का है। मतलब कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है बोलिए। ठीक है, कुली चढ़ के जाता है स्टेशन पर तो कुतुब यानी ऊंचाई पर जाता है, तो कुली कुतुब इस तरह से याद कर सकते हो, है ना। दौलत, किसका कुली होता है? दौलत वालों का कुली होता है, ऐसे याद कर लो। तो ऊंचा उठ के जाएगा तो गोल गोल घूम के जाएगा। मतलब कुछ भी जो आपको ठीक लगता है आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, इमाद का मतलब होता है दान, चैरिटी। तो रार माने लड़ाई, तो लड़ाई किसके लिए करता है? ये दान के लिए, तो इमाद शाही। इस तरह से जो भी आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, तो डर से डर बना लो, डर से फिर बरीद बना लो, जो भी आप कंफर्टेबल जोन में हो उसको बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से सल्तनत काल का ये हमारा अंतिम वीडियो है। संभवतः आपको समझ में आया होगा, याद करना है। ठीक है, बाकी वीडियो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, लाइव क्लासेस जाती हैं जो ऐप में मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो अब जल्दी ही मुगल काल स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं आपको मुगलों के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।